बच्चों, आज का अपना टॉपिक है प्रोजेक्टाइल मोशन। पहले हमको ये देखना चाहिए कि प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते किसको हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट जो ऊपर फेंका जाए विथ सर्टेन एंगल, ऊपर फेंका जाए विथ सर्टेन एंगल, तो उस ऑब्जेक्ट को हम लोग बोलेंगे प्रोजेक्टाइल। फॉर एग्जांपल, दिस इज अर्थ सरफेस एंड एक ऑब्जेक्ट को जो है फेंका गया इनिशियल वेलोसिटी u से एट एंगल थीटा, तो इस ऑब्जेक्ट का पाथ जो रहेगा कुछ ऐसे रहेगा और वो ऑब्जेक्ट ऐसे आके गिरेगा। एक्चुअली में अगर हम देखें तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये इसका मोशन दो डायरेक्शन में हो रहा है साइमल्टेनियसली, ऊपर भी जा रहा है और आगे भी जा रहा है। अगर ये एंगल 90 डिग्री हो जाए, तो ये मोशन प्योरली अंडर ग्रेविटी हो जाएगा, और अगर ये एंगल 0 डिग्री हो जाए तो ये जो मोशन रहेगा ये प्योरली स्ट्रेट लाइन मोशन हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल मोशन हो जाएगा। तो प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए कंडीशन क्या है, इसका एंगल जो रहेगा ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और लेस देन 90 डिग्री होना चाहिए, तो प्रोजेक्टाइल मोशन फॉलो होगी। और ये जो ऑब्जेक्ट रहेगा जो किसी भी एंगल से ऊपर फेंका जाएगा, इस ऑब्जेक्ट को ही प्रोजेक्टाइल बोलते हैं। ये ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, क्रिकेट का बॉल हो सकता है, फुटबॉल की किक हो सकती है, फुटबॉल या रॉकेट हो सकता है, या और कुछ हो सकता है। एनीथिंग विच इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड एट एन एंगल विथ सर्टेन इनिशियल वेलोसिटी इज नोन एज प्रोजेक्टाइल। तो प्रोजेक्टाइल मोशन मतलब क्या, मोशन ऑफ ए प्रोजेक्टाइल विच इज साइमल्टेनियसली इन टू डायरेक्शंस, टू डायमेंशंस। यहाँ देखिए अपवर्ड भी मोशन हो रहा है और डाउनवर्ड भी हो रहा है, तो इस मोशन को हम बोलेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन। फॉर एग्जांपल, जिस पॉइंट से इसको फेंका गया वो पॉइंट P है और जहाँ जाकर गिरा वो पॉइंट Q है। तो इसमें हम लोग कुछ इनिशियल टर्मिनोलॉजी याद रखेंगे। सबसे पहली जो टर्म है इसमें ये U है, जिसको हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन एज यूजुअल इसका यूनिट जो रहेगा वो मीटर पर सेकंड रहेगा। और ये जो थीटा एंगल है इसको हम लोग बोलेंगे एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन याद रखिए, इसका वैल्यू जो रहेगा 0 से ज़्यादा कुछ भी हो सकता है और 90 से कम हो सकता है। 0 भी हो सकता है, लेकिन ये हम लोग आगे देखेंगे कि 0 किस कंडीशन में हो सकता है। इसका यूनिट रहेगा डिग्री। बच्चों, जब भी हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन से बात करेंगे तो ये याद रखिए कि साइमल्टेनियसली ये दो डायरेक्शन का मोशन है। साइमल्टेनियसली दो डायरेक्शन का मोशन है, वर्टिकल में भी इसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है और हॉरिजॉन्टल में भी डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो जब हम इसको एनालाइज करते हैं तो दोनों डायरेक्शन का एनालिसिस अलग अलग करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने बोला u इसकी वेलोसिटी एट एंगल थीटा है, तो वेलोसिटी इज अ वेक्टर कंपोनेंट, इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे। एक कंपोनेंट इसका रहेगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, जिसको हम लोग बोल देंगे ux। इसका दूसरा कंपोनेंट रहेगा वर्टिकल डायरेक्शन में, जिसको हम लोग बोल देंगे uy। अब इसमें देखिए एक बात खास ये है कि जब भी प्रोजेक्टाइल फायर हो गया एक बार, तो उस पर कोई फोर्स एक्ट नहीं होगी जब तक वो नीचे गिरेगा। इस पर सिर्फ और सिर्फ एक ही फोर्स एक्ट होगी, जो कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी है। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी का डायरेक्शन हमको मालूम है क्या डायरेक्शन रहता है, इसका डायरेक्शन ऑलवेज डाउनवर्ड रहता है, g। और याद रखिए कि जहां पर फोर्स रहेगा वहां एक्सेलरेशन रहेगा। तो अगर फोर्स ऑफ ग्रेविटी है तो दिस इज वर्टिकल मोशन अंडर ग्रेविटी। यहाँ पर जब ये ऊपर के डायरेक्शन में इसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो ये डिस्प्लेसमेंट अंडर एक्सेलरेशन रहेगा, और फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए एक्सेलरेशन इसका -g रहेगा। तो वर्टिकल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी उसकी हो जाएगी uy और उसका एक्सेलरेशन हो जाएगा -g। वैसे ही हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसका इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी ux और इसके हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लगेगी, इसलिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सीलरेशन ax ऑलवेज 0 रहेगा। हम ये बोल सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की जो मोशन है ये विदाउट एक्सीलरेशन है, इसलिए
जो वेलोसिटी कंपोनेंट क्यू एक्स है पी से लेकर क्यू तक यही वेलोसिटी कंपोनेंट बना रहेगा, चाहे हम किसी भी पॉइंट पर लें। अगर मैंने बोला कि 1 सेकंड के बाद में प्रोजेक्टाइल यहाँ पर पहुंचा तो इस जगह पर भी वेलोसिटी के कंपोनेंट हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल इसकी वेलोसिटी यहाँ पर अगर ये v है इसकी वेलोसिटी, तो इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे, ये कंपोनेंट हो जाएगा vx और ये कंपोनेंट हो जाएगा vy। वर्टिकल डायरेक्शन में अंडर ग्रेविटी है, इसलिए uy और vy में फर्क रहेगा, दोनों में चेंज रहेगा। बट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 है, इसलिए जो ux रहेगा वही vx रहेगा। मतलब कि p से लेकर q तक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का कंपोनेंट चेंज नहीं होगा। तो हमको मालूम है कि इसका एडजेसेंट कंपोनेंट है, तो ux क्या हो जाएगा, ux हो जाएगा u cos थीटा और uy क्या हो जाएगा, uy हो जाएगा u sin थीटा। ठीक है, तो इसको हम लोग एनालाइज करते हैं पहले वर्टिकल डायरेक्शन में, उसके बाद में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। देखिए वर्टिकल डायरेक्शन में P से शुरू हो रहा है और इसका हाईएस्ट पॉइंट हम ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये पॉइंट C ले लेते हैं हम लोग, C तक जा रहा है। C पर इसकी जो हाइट मिल रही है हम लोग उसको कैपिटल H बोल देते हैं, मैक्सिमम हाइट गेन बाय द प्रोजेक्टाइल, H हो गया ये। और इसको जो P से Q तक जाने में टाइम लग रहा है हम लोग उसको बोलते हैं कैपिटल T, एंड दिस T इज नोन एज टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब जितनी देर तक प्रोजेक्टाइल हवा में रहा, एज यूजुअल इसका यूनिट ऐसा यूनिट सेकंड ही रहेगा। तो वर्टिकल डायरेक्शन के अगर हम लोग कंपोनेंट लें तो इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी uy, फाइनल वेलोसिटी ऊपर से गया नीचे तक आया। अगर मैंने बोला यहाँ फाइनल वेलोसिटी इस पोजीशन पर, अगर मैंने बता दिए ये फाइनल वेलोसिटी vy है और हॉरिजॉन्टल तो ऑलवेज ux ही है। हम लोग यहाँ पर लिखते हैं कि वर्टिकल डायरेक्शन इसके पैरामीटर क्या क्या रहेंगे। वर्टिकल डायरेक्शन, वर्टिकल देखिए इसकी इनिशियल वेलोसिटी हो गई uy, जिसकी वैल्यू हमको मालूम है क्या है, ये वैल्यू है u sin थीटा। इसको टाइम लगा यहाँ से यहाँ तक आने में, t टाइम जो लगा वो हो गया कैपिटल T, टाइम ऑफ फ्लाइट। और इसका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट P से Q तक, बहुत इंपॉर्टेंट याद रखिए। डिस्प्लेसमेंट का हमारा डेफिनेशन क्या है, डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन ये है, इट इज द difference between final position and initial position. This is final position Q and this is initial position. So final and initial both positions are at same level. So displacement final in y direction is 0. P से Q तक डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। तो इनिशियल वेलोसिटी टाइम डिस्प्लेसमेंट हो गया, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन अप्लाई कर देते हैं, डिस्प्लेसमेंट की हम लोग की काइनेमेटिक इक्वेशन हमको मालूम है क्या है, इक्वेशन है हमारी S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। इसको y डायरेक्शन में अगर हमने अप्लाई किया तो हमारी ये इक्वेशन बन जाएगी sy इज इक्वल टू uy t, और g माइनस होने की वजह से g माइनस हो जाएगा, माइनस हाफ g t स्क्वायर। यहाँ पर वैल्यू अगर हम पुट कर देते हैं तो sy की वैल्यू है 0 और uy की वैल्यू है u sin थीटा, t है हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट कैपिटल T माइनस हाफ g कैपिटल T का स्क्वायर। ये माइनस टर्म इधर आ जाएगी, ये बन जाएगा हाफ gt स्क्वायर जो कि इक्वल हो जाएगा u sin थीटा t के, ये t ये स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा, sin थीटा। तो कैपिटल T हो जाएगा हमारा, देयरफॉर t टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल टू, ये 2 इधर मल्टीप्लाई में 2 u sin थीटा अपॉन g। पहला फॉर्मूला
प्रोजेक्टाइल मोशन का, दिस इज फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट कैपिटल T ट्वाइस u sin थीटा अपॉन g। हमने कैसे किया, हमने वर्टिकल डायरेक्शन के मोशन को एनालाइज किया, इनिशियल वेलोसिटी, उसके बाद में डिस्प्लेसमेंट, टाइम रिक्वायर्ड, तो हमको क्या मिला, टाइम ऑफ फ्लाइट मिला हमको। ऐसे ही अगर हमको h मालूम करना है, ये टर्म है h हाइट। अच्छा, इसमें एक बात और याद रखिए कि प्रोजेक्टाइल का जो मोशन है, जिस पॉइंट से फायर किया गया और जिस पॉइंट पर गिर रहा है, अगर वो एक ही पॉइंट है तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन सिमेट्रिकल रहेगी। सिमेट्रिकल का मतलब, अगर मैं यहाँ बीच से एक लाइन खींचूं, बीच से मैं एक लाइन खींचूं, तो इसके दो पार्ट बिल्कुल मिरर इमेज हो जाएंगे। दिस इज सिमेट्रिकल मोशन एंड दिस पार्ट इज सिमेट्रिकल। सो हमने पढ़ा है मोशन अंडर ग्रेविटी में कि एक किसी भी पार्टिकल को अगर फ्रीली मोशन है, अंडर ग्रेविटी फ्री फॉल है, तो ऊपर जाने के लिए जितना टाइम लगता है, नीचे आने के लिए भी उतना ही टाइम लगता है। तो अगर मैंने बोला यहाँ ऊपर आने के लिए इसको टाइम t1 लगता है और नीचे जाने के लिए इसको टाइम t2 लगता है, तो क्या बनेगा यहाँ t1 t2 का रिलेशन, t1 प्लस t2, ये मिलाकर बन जाएगा हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट। और t1 और t2 दोनों क्या रहेगा, t1 और t2 दोनों जो रहेगा, t1 इक्वल टू t2 इक्वल टू t/2 रहेगा। नीचे जाने का टाइम इक्वल टू ऊपर आने का टाइम, मोशन अंडर ग्रेविटी फ्री फॉल। तो हम P से C तक अगर मोशन लेते हैं, P से C तक, तो यहाँ पर देखिए एज यूजुअल यहाँ भी मोशन हो जाएगा, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा ux, लेकिन वर्टिकल कंपोनेंट चेंज रहेगा, मैं इसको vy लेता हूँ। लेकिन मैक्सिमम हाइट पर आने के बाद में vy कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, वर्टिकल कंपोनेंट 0 होगा, इसीलिए ये यहाँ से नीचे आना शुरू होगा। अब इसमें ऊपर नहीं जा सकता, ये वर्टिकल कंपोनेंट इसका हो गया 0। अब हम लोग मोशन एनालाइज करते हैं P से C के बीच में, P से C के बीच में मोशन हम लोग एनालाइज करते हैं। अभी देखिए इनिशियल वेलोसिटी होगी uy, फाइनल वेलोसिटी होगी vy 0, टाइम हो गया इसका t1, तो और एक्सेलरेशन हो गया -g। तो देखिए इनिशियल वेलोसिटी होगी uy, u sin थीटा, इसको टाइम लगा t1 which is equal to t/2, which is equal to t/2, और इसकी जो डिस्प्लेसमेंट है P से C तक का डिस्प्लेसमेंट है sy, वो कितना है, वो है h, sy is equal to h, और एक्सेलरेशन है इसका -g, एक्सेलरेशन है -g, अपवर्ड मोशन होने की वजह से -g। अभी इसमें कौन सी काइनेमेटिक इक्वेशन अप्लाई होगी, vy स्क्वायर इज इक्वल टू uy स्क्वायर प्लस 2 इंटू -g इंटू h, ये अप्लाई हो जाएगी। यहाँ पर vy जो है 0 है, vy है 0 हमारा, यहाँ पर C पर uy है हमारा u sin थीटा, इसका स्क्वायर है, ये हो जाएगा -2gh, -2gh इधर आ जाएगा, ये बन जाएगा 2gh इज इक्वल टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो हाइट मिल जाएगी हमको, मैक्सिमम हाइट अटेंडेड बाय द प्रोजेक्टाइल u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। दूसरा फॉर्मूला प्रोजेक्टाइल मोशन में मैक्सिमम हाइट अटेंडेड बाय द प्रोजेक्टाइल, दैट इज हाइट h इज इक्वल टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। बच्चों इसमें जो तीसरी टर्म आती है वो है P से Q तक का डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, उसको कितना ट्रैवल कर रहा है वो। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो हो रहा है P से Q तक, इसको हम लोग बोल देते हैं R, और इसको बोला जाता है रेंज या हॉरिजॉन्टल रेंज। R को क्या बोला जाता है, R को बोला जाता है रेंज या हॉरिजॉन्टल रेंज। इसको हम लोग एनालाइज करेंगे हॉरिजॉन्टल मोशन। अभी देखिए हॉरिजॉन्टल में, हॉरिजॉन्टल में इनिशियल वेलोसिटी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी ux इज इक्वल टू क्या है, u
कॉस थीटा है, ठीक है। और वहां पर उसको पहुंचने के लिए टाइम जो टी लग रहा है वो टाइम ऑफ फ्लाइट है, एक्सीलरेशन 0 है इसमें, a इज इक्वल टू 0 है, और डिस्टेंस कितना ट्रैवल हो रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, डिस्टेंस जो ट्रैवल हो रहा है वो है एस एक्स इज इक्वल टू आर डिस्टेंस ट्रैवल हो रहा है, जो कि रेंज है, हॉरिजॉन्टल रेंज है, ठीक है। तो कौन सा इक्वेशन अप्लाई होगा इसमें, हमको मालूम करना है आर, डिस्टेंस ट्रैवल मालूम करना है हमको। अगर हमने डिस्टेंस की इक्वेशन अप्लाई कर दी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये इक्वेशन अप्लाई कर दी तो ए 0 है, ये पूरी टर्म इसमें 0 हो जाएगी, हमारा बचेगा एस एक्स इज इक्वल टू यू एक्स टी बच जाएगा। एस एक्स है हमारा रेंज आर, यू एक्स है हमारा यू कॉस थीटा, और टी है हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट। तो यहाँ पर अगर हमने टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू पुट कर दी यू कॉस थीटा, हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू आई है 2u साइन थीटा अपॉन जी, तो हमने यहाँ पुट कर दिया 2u साइन थीटा अपॉन जी। तो यहाँ क्या बन जाता है, u इंटू यू, ये बन जाएगा यू स्क्वायर, 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या बनता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये बन जाता है साइन 2 थीटा। ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला यहाँ हमने लगा दिया है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ 2 थीटा, ये बन जाएगा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। तीसरा फॉर्मूला प्रोजेक्टाइल मोशन का रेंज के लिए, तो याद रखिए प्रोजेक्टाइल मोशन में बेसिकली हमको 3 फॉर्मूले मिले हैं। पहले 2 फॉर्मूले वर्टिकल डायरेक्शन को एनालाइज किया हमने, उसमें पहला आया था टाइम ऑफ फ्लाइट, पहला आया था हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट t इज इक्वल टू 2u साइन थीटा अपॉन जी, और दूसरा आया हाइट, मैक्सिमम हाइट अटेंडेड बाय द प्रोजेक्टाइल u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी अपॉन 2g, और तीसरा फॉर्मूला हमारा आया r इज इक्वल टू u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। यहाँ लिख देता हूँ मैं r इज इक्वल टू u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। तो ये तीनों फॉर्मूले हैं, ये तीनों फॉर्मूले कब अप्लाई होंगे ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद रखिए कि जब प्रोजेक्टाइल का फायर पॉइंट और जहाँ पर वो अर्थ पे टकरा रहा है, अर्थ पे गिर रहा है जाकर, वो दोनों पॉइंट एक ही लेवल पर रहेंगे, तब ये फॉर्मूले अप्लाई हो जाएंगे। समझ में आया, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन और पॉइंट ऑफ स्ट्राइकिंग द ग्राउंड जब एक ही लेवल पर रहेगा, जब ये फॉर्मूले अप्लाई होंगे। अगर ये अलग अलग है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि ये दोनों ऐसा कुछ हो जाता है कि हमारा पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन यहाँ पर है और हमको बोल दिया है कि 10 फ्लोर की बिल्डिंग है और ये प्रोजेक्टाइल वहाँ जाकर लग रहा है, तो अब ये 10th फ्लोर हो गया, पॉइंट ऑफ स्ट्राइक यहाँ हो गया, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन यहाँ हो गया। इस डायरेक्ट केस में ये डायरेक्ट फॉर्मूले अप्लाई नहीं होंगे। इस केस में हमको वर्टिकल मोशन अलग और हॉरिजॉन्टल मोशन अलग एनालाइज करना पड़ेगा। ऐसे ही हमको बोल दिया गया कि प्रोजेक्टाइल को फायर किया गया, 1 सेकंड के बाद वो उसकी वेलोसिटी क्या रहेगी, मतलब 1 सेकंड के बाद वो गिरा नहीं है नीचे, बीच में कहीं है, तो उसकी वेलोसिटी जाहिर सी बात है कि उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको अलग अलग एनालाइज करना पड़ेगा, अलग अलग हमको एनालाइज करना पड़ेगा। तो ये तीनों फॉर्मूले याद रखने में भी कंफ्यूजन रहता है। इसमें याद रखने का आसान तरीका ये है कि सबसे पहले t का फॉर्मूला आप याद रख लो, 2u साइन थीटा अपॉन जी। अब ये क्या होगा, ये 2 को जो है, ये t जो है इसको यहाँ पर u के सर पे चढ़ा देगा, साइन थीटा के सर पे चढ़ा देगा और g के साथ लगा देगा, तो h बन जाएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, तो ये क्या बन जाएगा, ये h बन जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद में ये 2 जो है यहाँ लगेगा तो यहाँ से गायब हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, r बन जाएगा। तो इसको ऐसे याद रखना है, t का फॉर्मूला एक याद रख लीजिए आप, तो उसके साथ में h और r के फॉर्मूले
याद हो जाएंगे। अब हम देखते हैं कि ये जो प्रोजेक्टाइल बन रहा है, ये जो प्रोजेक्टाइल बन रहा है इसका पाथ क्या है, प्रोजेक्टाइल का पाथ क्या है। ये जो शेप बन रहा है इस शेप को ज्योमेट्री की लैंग्वेज में बोला जाता है पैराबोला। ज्योमेट्री की लैंग्वेज में इसको बोला जाता है पैराबोला। और इस पाथ का नाम है, इसको हम लोग बोलेंगे ट्राजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल। क्या बोलेंगे इसको? इसको हम लोग बोलेंगे ट्राजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल। ट्राजेक्ट्री ट्राजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल, ये जो पाथ बन रहा है इसको, ठीक है। तो हमारा अगला जो टर्म है वो है इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल। इक्वेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्ट्री। ये ट्राजेक्ट्री क्या इक्वेशन फॉलो करती है? इन अदर वर्ड्स व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। जैसे हमने ज्योमेट्री में पढ़ा इक्वेशन स्ट्रेट लाइन की रहती है, सर्कल की रहती है, कर्व की रहती है, वैसे ही पैराबोला की भी एक इक्वेशन रहती है। तो वो इक्वेशन क्या बनती है? देखो हमारी जो फिगर है, इस फिगर में एक रैंडम लोकेशन हम ले लेते हैं। ये रैंडम लोकेशन यहाँ पर फॉर एग्जांपल इस टाइम के बाद में इसकी वेलोसिटी v हो जाती है, इसका वर्टिकल कंपोनेंट vy हो जाता है और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट vx हो जाता है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो vx हो जाता है ये ऑलवेज किसके बराबर रहेगा? ये ux के बराबर रहेगा। अभी हमने देखा कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कभी चेंज नहीं होता है, आखिरी तक बराबर ही रहेगा। तो vx ux के बराबर हो जाएगा और vy चेंज हो जाएगा ड्यू टू मोशन अंडर ग्रेविटी। तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी वर्टिकल डायरेक्शन में होगी uy, फाइनल वेलोसिटी होगी vy, ठीक है। तो हम ले लेते हैं कि इसका डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का जो डिस्प्लेसमेंट है, ये डिस्प्लेसमेंट हो रहा है x। ये डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है? x हो रहा है। और वर्टिकल डायरेक्शन का जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है यहाँ तक, ये हो रहा है y। तो एक्चुअल में ज्योमेट्री में जब हम पढ़ते हैं इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ कर्व, इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ एलिप्स, जब हम लोग पढ़ते हैं तो हम क्या पढ़ते हैं? एक्चुअल में हम पढ़ते हैं कि अगर एक डायरेक्शन में एक वेरिएबल चेंज होता है तो दूसरा वेरिएबल कैसे चेंज होगा। तो यहाँ पर भी हमको क्या रिलेशन निकालना है? हमको x और y का रिलेशन निकालना है कि x और y कैसे वेरी होंगे। तो देखते हैं हम लोग इसको इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्ट्री में कि हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट x है, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट y है आफ्टर सम टाइम, और इनिशियल वेलोसिटी uy है, फाइनल वेलोसिटी vy है, एक्सेलरेशन g है। तो क्या इक्वेशन मिलती है देखते हैं। हमारा हॉरिजॉन्टल जो डिस्प्लेसमेंट है वो x है, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा ux इंटू टी। क्यों? ut प्लस हाफ at स्क्वायर में a 0 है तो प्लस हाफ at स्क्वायर गायब हो जाएगा वहां से, तो क्या बचेगा? ut बचेगा सिर्फ। तो x इज इक्वल टू uxt हो जाएगा। तो uxt में ux है हमारा u cos थीटा, u cos थीटा t हो जाएगा x इज इक्वल टू। तो हमको x और y का रिलेशन मालूम करना है, इसलिए हम लोग x बाकी रखेंगे, यहाँ हम लोग t को रिप्लेस करेंगे। तो यहाँ पर t इज इक्वल टू क्या बन जाएगा? t इज इक्वल टू बन जाएगा x अपॉन u cos थीटा बनेगा। एक और इम्पोर्टेंट बात याद रखिए कि जब भी दो डायरेक्शन की मोशन हम लोग एनालाइज करेंगे तो वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट तीनों मोशन पैरामीटर x डायरेक्शन के अलग, y डायरेक्शन के अलग रहेंगे। बट टाइम जो कि स्केलर है, टाइम दोनों डायरेक्शन में कॉमन रहेगा। टाइम x डायरेक्शन का टाइम और y डायरेक्शन का टाइम दोनों के लिए कॉमन रहेगा। बट x डायरेक्शन का सब कुछ पैरामीटर अलग, y डायरेक्शन का पूरा पैरामीटर अलग। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिए, दूसरी जगह भी लगेगा हमको। तो x हो जाता है हमारा uxt और y क्या हो जाएगा यहाँ पर? y इज इक्वल टू
यू वाई टी माइनस हाफ जी ई स्क्वायर। दोनों जगह टी सेम रहेगा क्योंकि उसको पहुंचने के लिए जो टाइम मिला वो सेम है। अब यू वाई क्या है यहाँ पर, यू वाई हमारा यू साइन थीटा, टी की वैल्यू हमारी आ गई एक्स अपॉन यू कॉस थीटा माइनस हाफ जी ऐसी रहेगा और टी स्क्वायर की जगह पर ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, याद रखना है। अब देखिए क्या बन रहा है यहाँ पर, यू यू कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर y इज इक्वल टू क्या बन जाता है, y इज इक्वल टू बन जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये बन जाएगा tan थीटा, तो ये हो जाएगा tan थीटा x, ये x है, माइनस g अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू एक्स स्क्वायर। ये बन गया हमारा इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल। अब हम अगर इस पर ध्यान देंगे तो इक्वेशन का फॉर्मेट क्या है, ये इक्वेशन का फॉर्मेट है y इज इक्वल टू ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मेट है इसमें। तो एक्चुअल में ये रिलेशनशिप है y और x के बीच का रिलेशनशिप। अगर हमको ये दो कांस्टेंट है हमारे पास a और b, तो हम बता सकते हैं कि पर्टिकुलर लोकेशन ऑफ x डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट अगर प्रोजेक्टाइल का ये है तो y डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो ये हमको क्या बताएगा, रिलेशनशिप। इसका इंपॉर्टेंस ये भी याद रखो कि न्यूमेरिकल एग्जांपल में हमको इक्वेशन दे दी जाएगी y इज इक्वल टू ए प्रोजेक्टाइल फॉलो द ट्राजेक्टरी इक्वेशन y इज इक्वल टू 5x माइनस पाई बाय 9 x स्क्वायर so and so. So what is this, what is that, like that. So whatever equation will be given, ये इक्वेशन कुछ भी दी रहेगी इसी इक्वेशन से कंपेयर होगी, और जब कंपेयर करेंगे तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू tan थीटा हो जाएगा, और b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, b इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस g अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो ये चार इक्वेशन है प्रोजेक्टाइल मोशन की। इसको अप्लाई करने से पहले कुछ चीज़ें याद रखना ज़रूरी है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि ये इक्वेशन कब अप्लाई होगी, जब ये मोशन स्टार्टिंग और एंडिंग सेम पॉइंट पर रहेगा, पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये कि प्रोजेक्टाइल फायर होने के बाद में इस पर कोई भी फोर्स एक्ट नहीं होती है, कोई भी फोर्स एक्ट नहीं होती है। इसका मतलब ये है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का जो मोशन रहेगा ये इसमें एक्सेलरेशन ऑलवेज 0 रहेगा। वर्टिकल डायरेक्शन का जो मोशन रहेगा, वर्टिकल डायरेक्शन में ऑलवेज ग्रेविटी एक्ट होती है, इसलिए इट इज अंडर ग्रेविटी। सो ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखना है। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, जैसा कि मैंने बताया था कि अगर पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन और पॉइंट ऑफ हिटिंग ऑफ प्रोजेक्टाइल अलग अलग हैं तो ये डायरेक्ट इक्वेशन अप्लाई नहीं होगी। वहाँ पर हमको दोनों इक्वेशन, दोनों डायरेक्शन में अलग अलग इक्वेशन अप्लाई करना पड़ेगी। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं प्रोजेक्टाइल के बारे में, इसको याद रखना है।